हाय एवरीबॉडी। आपने न्यूज़ आर्टिकल्स में बहुत बार आईपीओ, एफपीओ या फिर ओएफएस के ऊपर कंटेंट देखे होंगे। बहुत बार हो सकता है कि रीड करने के बाद आपको इसकी मीनिंग समझ में ना आ पाए या फिर ये आइडिया लगा पाना थोड़ा मुश्किल हो कि न्यूज़ किस कॉन्टेक्स्ट में आया है। ठीक है, जिन्होंने अपनी अपनी प्रिपरेशन अभी अभी स्टार्ट की है उनको हो सकता है, खास करके तब जब उनका बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है, तो उन्हें बेसिक डिफरेंस नहीं पता होगा आईपीओ, एफपीओ और ओएफएस के बीच में। तो आज के वीडियो में हम टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाएंगे कि क्या क्या इसमें कंडीशंस होती हैं, सेबी के क्या नॉर्म्स हैं, ये सब चीज़ों पे नहीं जाएंगे। पहले हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे कि इनकी मीनिंग्स क्या क्या हैं, ये जो तीनों टर्म्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इसको समझने के पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ कि कोई भी बिज़नेस स्टार्ट होने के बाद या फिर स्टार्ट होने के भी पहले आइडिया की टेस्टिंग होती है। पहले आपको ये देखना होता है कि जो मेरा बिज़नेस आइडिया है या फिर जो मेरा मेरा स्टार्टअप का प्लान है वो फिजिबल है भी या नहीं। अब ये चेक करने के लिए क्या होगा कि आपका बिज़नेस जिस भी सेंट्रल थीम पे बेस्ड है, पहले वो आपको टेस्ट करना पड़ेगा, राइट। ये करने के लिए भी बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके पास हो सकता है पैसे ना हों। तो अगर ऐसा है कि आपको इस लेवल पे जब आपको अपने अपने आइडियाज़ की टेस्टिंग करनी है, अगर आपको इसके लिए पैसा चाहिए तो हम उसे बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में सीड फंड। ठीक है, सीड फंडिंग या फिर सीड फंड। ये मिलने के बाद जब आपको लग जाता है ऐसा कि मेरा आइडिया वर्केबल है, ठीक है, फिजिबल है और इस पर कोई बिज़नेस स्टार्ट किया जा सकता है, तो उसके बाद जब आप करोगे स्टार्ट, तो जो सबसे इनिशियल फेज है जहाँ पे आपको अपना बिज़नेस सेटअप करना है, हो सकता है कि आपको कुछ कैपिटल एसेट्स वो आपको एक्वायर करने पड़ेंगे। तो जो सबसे इनिशियल फेज होगा उस समय अगर आप बैंक के पास जाते हो लोन के लिए, हो सकता है आपके पास पैसे ना हों, तो अगर आप बैंक के पास जाते हो तो बैंक से लोन लेने के टाइम जो उनकी फ़र्स्ट ऐसे कंडीशन होती है कि आपको रेवेन्यू स्ट्रीम दिखाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बैंक हमेशा ये चाहेगी कि लोन लेने के बाद वो ये देखना चाहेंगे कि आप इसको पे बैक कैसे करोगे। तो अगर आपका बिज़नेस बहुत फ्रेश है, नया है, आपने जस्ट अभी एक्टिविटीज़ स्टार्ट की है, तो उस केस में क्या है कि आपके पास दिखाने के लिए रेवेन्यू स्ट्रीम नहीं होगी। मतलब आपकी सेल्स अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है या फिर स्टार्ट हुई भी है तो बहुत इनिशियल फेज पे है। ठीक है, तो बैंक से लोन मिलना यहाँ पे बहुत मुश्किल है और मोस्टली सारे केसेस में नहीं मिलता है, अनलेस कि कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उनकी कोई इनिशिएटिव हो जिसके थ्रू जो नए नए स्टार्टअप्स हैं उनको फंडिंग प्रोवाइड की जाए। मेरे बोलने का मतलब है कि इनिशियल फेज में बैंक से लोन मिलना बहुत मुश्किल है, तो आप बैंक के पास नहीं जा सकते, राइट। इनफैक्ट अगर आप ऐसे देखो तो जो हमारे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़म्स हैं जिसके थ्रू फंडिंग प्रोवाइड की जाती है, वहाँ से भी आपको बहुत दिक्कत होगी क्योंकि आपने अभी जस्ट स्टार्ट ही किया है। इन ऑल लाइकलीहुड आपका रेवेन्यू स्ट्रीम अभी अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ या फिर जस्ट स्टार्ट हुआ है महीने भर पहले, 2 महीने भर पहले। तो उस केस में जो इंडस्ट्री के इस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स हैं या फिर इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उनके नज़र में आप अभी आए नहीं हो, उनको नहीं पता कि आप बाद में चल के अच्छा करोगे या फिर नहीं, क्योंकि अभी तक आपने अपने आप को प्रूव नहीं किया है। इस केस में अगर इस स्टेज पे आपको फंडिंग चाहिए तो ऑब्वियसली आप किसी ऐसे पर्सन के पास जाओगे जिसको आप जानते हो या फिर जिसको आपके आइडियाज़ में ट्रस्ट है। ठीक है, तो इसी को अगर हम टेक्निकल वर्ड में बोलें तो इसको हम बोलते हैं एंजल इन्वेस्टमेंट। तो ये ऐसा फेज है जो सीड फंडिंग के बाद आएगा और ऐसे स्टेज पे आएगा जब आपका रेवेन्यू स्ट्रीम या तो अभी तक आया नहीं है या फिर आना स्टार्ट हुआ है जस्ट, राइट। तो क्योंकि इस स्टेज में फंडिंग प्रोवाइड करना बहुत रिस्की होता है क्योंकि अभी अभी आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है और आपको पता है कि जितने नंबर ऑफ़ स्टार्टअप्स होते हैं उसमें से 1 या 2% ही लास्ट में जाके सक्सेसफुल होते हैं। तो अगर इस स्टेज पे अगर बैंक लोन देना स्टार्ट कर दे तो उनको काफ़ी लॉस हो सकता है। तो इसलिए ऐसे फेज में जहाँ से फंडिंग आती है उसको बोलते हैं एंजल इन्वेस्टमेंट। और जो इंडिविजुअल्स ऐसी फंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं इस स्टेज पे जो कि बहुत इनिशियल है, तो उनको बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। अच्छा, इसके बाद मान लो कि उनको इन्वेस्टमेंट मिल गई, उनको जो भी फंडिंग रिक्वायर्ड था उस समय, तो इस स्टेज पे उनको फंड्स मिल गए। अब फंड्स मिलने के बाद फिर क्या होगा कि वो इसको अपने बिजनेस में पंप इन करेंगे, अपने कैपेसिटी को इम्प्रूव करेंगे और हो सकता है इसके साथ साथ उनकी सेल्स भी बढ़ती जाए, उनका रेवेन्यू बढ़ता जाए। और रेवेन्यू बढ़ने के साथ जब आपके पास दिखाने के लिए 6-7 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड है, तो अब ऐसा है कि अब आप किसी के पास जा सकते हो, किसी किसी इंस्टीट्यूशन के पास जा सकते हो ये बोल के कि हमें और फंडिंग चाहिए क्योंकि हमें अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है। जितने पैसे थे जो कि रेज्ड हुए थे थ्रू एंजल इन्वेस्टमेंट, उसको मान लो पूरा का पूरा एग्जॉस्ट कर लिया गया, यूज़ उसको
कर लिया गया। लेकिन अगर आपको कुछ बहुत बड़ा करना है तो उसी फिर रेशियो में पैसे भी चाहिए होते हैं। जो आपके नॉन ऐसे फ्रेंड्स थे या फिर फैमिली में कोई है जिसने कि एंजल इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड की है या फिर जिसको आप एंजल इन्वेस्टर मानोगे, तो उसके हो सकता है कि इतने डीप पॉकेट्स ना हो। अगर आपको बहुत सारे पैसे चाहिए तो फिर आपको किसी इंस्टीट्यूशन के पास ही जाना पड़ेगा। तो एंजल इन्वेस्टमेंट के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है फंडिंग का, वो होता है वेंचर, जिसको हम बोलते हैं वेंचर कैपिटल। ठीक है, और जो ऐसे लोग हैं या फिर इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं, उनको हम बोलते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। ठीक है, तो अगर आप मनी वाइज देखो, मनी के वॉल्यूम को देखो, तो सीड फंड जो होगा वो सबसे कम होगा, उसमें जो रिक्वायर्ड अमाउंट होता है वो सबसे कम होता है। उससे ऊपर थोड़ा आएगा एंजल इन्वेस्टमेंट और उसके ऊपर आएगा वेंचर कैपिटल। ठीक है, और वेंचर कैपिटल का जब रोल होगा उस समय हो सकता है कि बैंक भी आपको दे सके, क्योंकि आपके पास दिखाने के लिए कुछ महीने का या हो सकता है 1-2 साल का फिनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड हो। ठीक है, रिवेन्यू स्ट्रीम हो, तो उस केस में बैंक भी आपको दे सकती है। बट प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपने बैंक से लोन लिया तो फिर आपको उसकी EMIs ये सभी चुकानी होगी। लेकिन अगर आप VCs के थ्रू, वेंचर कैपिटल के थ्रू या फिर एंजल इन्वेस्टमेंट के थ्रू अगर आप फंड्स रेज कर रहे हो, तो इसमें क्या फ़ायदा होता है कि इसमें रिस्क फिर वो शेयर हो जाता है सब में, एज इन कि जहाँ से आप फंडिंग उठा रहे हैं आपको उन्हें वापस नहीं करना कुछ। ठीक है, वापस नहीं करना, और आपके बिजनेस में उनका भी स्टेक हो गया। तो जो रिस्क वो शेयर कर रहे हैं, तो आपकी अगर बिजनेस बाद में बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई तो आपके बिजनेस में जो स्टेक है उनका, एंड उसकी वैल्यूएशन जैसे जैसे बढ़ते रहेगी तो उसी के फॉर्म में उनको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप बैंक से लोन ले रहे हैं तो बैंक से लोन लेने में क्या होता है, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो हर कंपनी के पास, हर स्टार्टअप के पास 2 ऑप्शन होते हैं बाद में चल के, कि या तो आप अपना स्टेक डाइल्यूट करो, जिससे भी आप फंडिंग लेना चाह रहे हैं तो उसको आप अपने बिजनेस का कुछ स्टेक दे दो, या दूसरा तरीका है कि बैंक से लोन लो। अब जो भी आइडिया जिसके लिए ज़्यादा फिजिबल होगा वो फिर वैसे ही प्लान करता है। बहुत सारे लोग बैंक से लेना पसंद करते हैं, क्योंकि लास्ट में चल के फिर सारे स्टेक्स बिजनेस ओनर का ही रहेगा। लेकिन अगर VCs के थ्रू या फिर एंजल इन्वेस्टमेंट के थ्रू अगर आप फंडिंग उठा रहे हैं तो आपके बिजनेस में आपका खुद का स्टेक थोड़ा कम हो जाएगा। जो पहले 100% था वो हो सकता है बाद में चल के 80 हो जाए, 70 हो जाए या फिर 60 हो जाए, डिपेंड करता है कितना स्टेक डाइल्यूट कर रहे हैं। अच्छा, ये सब बातें हमने इसलिए की हैं क्योंकि अब हमें देखना है कि इन सब में डिफरेंस क्या होता है। तो एज्यूम करो कि किसी स्टार्टअप ने बैंक से लोन नहीं लिया, वो किसी VC के पास गया एंड VC से उसने फंडिंग उठाई। तो इनिशियल फेज पे ये जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं, VCs हैं, इनका स्टेक आपके कंपनी में हो गया, राइट। इन सब से फंडिंग उठाने के बाद आपने उसको यूज़ कर लिया बिजनेस में। अच्छा, अब आपका बिजनेस इस लेवल पे है कि आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, उतना हो सकता है कि कोई एक VC फर्म वो उसको ना दे पाए। उस केस में वो कंपनी डिसाइड कर सकती है कि अब हमें पब्लिक होना है। पब्लिक होना है मतलब कि हमें एट लार्ज पब्लिक से फंडिंग उठानी है, क्योंकि अगर बहुत सारे लोग एक साथ अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट का वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, सो इस केस में अगर कोई कंपनी डिसाइड करती है कि वी हैव टू गो पब्लिक, जो फर्स्ट टाइम वो ऑफ़र लेके आते हैं मार्केट में, ठीक है, जिस फोरम पे आएंगे उसको बोलेंगे हम प्राइमरी मार्केट। क्यों? क्योंकि यहीं पे कंपनी के शेयर्स आर बीइंग ऑफर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। सो ये होगा आपका IPO। इसमें कंपनी खुद से आती है। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कंपनी और जो VCs थे या फिर एंजल इन्वेस्टर्स थे, आप उनको बोल सकते हो प्रमोटर्स। ठीक है, तो अगर कंपनी खुद से आ रही है और फर्स्ट टाइम आ रही है तो वो होगा IPO। अच्छा, मान लो कि एक बार जैसे हो सकता है कि किसी VC का स्टेक उस स्टार्टअप में 15% हो, तो ओनर के पास अभी भी 85% है, राइट। अच्छा, ओनर को कुछ और पैसे चाहिए, हो सकता है कि उन्हें किसी और एरिया में दूसरा प्लांट इस्टेब्लिश करना है, उसके लिए पैसे चाहिए। तो VC से दोबारा पैसे ना मांगने के बजाय उन्होंने सोचा कि हमें सीधे पब्लिक के पास जाना चाहिए कि आप हमें पैसे दो, हमारे पास दिखाने को फिनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड है, तो हम प्रॉफिटेबल हैं, तो हम पब्लिक से भी पैसे उठा सकते हैं। ये सोच के अगर कोई कंपनी प्राइमरी मार्केट में आती है फॉर द फर्स्ट टाइम, वो होगा IPO। तो IPO के लिए मान लो कि उन्होंने जो उनके पास 85% स्टेक अभी भी है ओनर्स के पास, उसमें से उन्होंने डिसाइड किया कि हम कंपनी के 20% शेयर्स बेचेंगे, पब्लिक को सेल करेंगे। तो 20% शेयर्स सेल करने के बाद क्या होगा, उनके पास कितना बचेगा, 65। VC के पास कितना है, 15। पब्लिक के पास कितना हो गया अब, 20। तो 35 माइनस कर दो, ओनर्स के पास बचेगा अब 65।
अच्छा, ये जो 65% का शेयर अभी ओनर्स के पास है आईपीओ लॉन्च करने के बाद, तो आईपीओ के थ्रू जो पैसे रेज हुए हैं, मान लो कि 1 साल 2 साल तक ये पैसे यूज़ होते रहें और उसके बाद दूसरा प्लांट भी सेटअप हो गया, मान लो कंपनी को तीसरा प्लांट सेटअप करना है, उसके लिए उन्हें फिर से पैसे चाहिए। तो अब कोई कंपनी अगर सेकेंड या थर्ड टाइम प्राइमरी मार्केट में जाती है फंड्स रेज करने के लिए अपने शेयर्स को डाइल्यूट करके, अब हम उसको बोलेंगे एफपीओ। तो आईपीओ क्या होगा, जो सबसे फर्स्ट टाइम कंपनी आती है तब वो होता है आईपीओ, उसके बाद वो जितनी बार प्राइमरी मार्केट में जाएगी वो हो जाएगा एफपीओ। तो आप ये मत समझ लेना कि ये जो एफपीओ है दैट इज़ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, ये सेकेंडरी मार्केट में नहीं होता, ये अभी भी प्राइमरी मार्केट में ही हो रहा है। तो फर्स्ट टाइम उस कंपनी ने 20% शेयर्स अपने सेल किए थे प्राइमरी मार्केट में, अब जो सेकेंड टाइम वो आएंगे दैट वुड बी द फर्स्ट एफपीओ, उसमें हो सकता है कंपनी डिसाइड करे कि अब हमें 25% शेयर्स बेचने हैं। तो 25% शेयर्स बेचने के बाद उनके पास कितना बचेगा, 65 था, 25 बेचने के बाद उनके पास बच जाएगा 40%, राइट। तो ओनर्स के पास अब 40% हो गया, प्रमोटर्स के पास अब 15% है, और पब्लिक के पास कितना हो गया, 20 और 25, दैट इज़ 45% हो गया पब्लिक के पास। अच्छा, अब मान लो इसी बीच में जो उसके प्रमोटर्स थे कंपनी के, वो हो सकता है कि वीसीज हों या फिर कोई एंजल इन्वेस्टर है, इन दोनों को लगा कि जब हमने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था तो ये कंपनी बहुत इनिशियल फेज़ पे थी, उस समय जो हमने शेयर्स लिए थे इसके 15%, और उसके बदले में हमने जितने पैसे दिए थे इनको कि वो बिजनेस में अपने यूज़ कर पाएँ, तो अगर हम अपने 15% शेयर्स अगर बेच दें, ठीक है, पब्लिक को, क्योंकि होगा क्या, आईपीओ एफपीओ आने के बाद जो पर शेयर प्राइस होती है मार्केट में, वो देखने के बाद अगर प्रमोटर्स को लगे कि हम अपने शेयर्स अगर बेच दें तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। क्यों, क्योंकि जब हमने 15% शेयर्स लिए थे तो उस समय इसकी वैल्यूएशन काफ़ी कम थी, या जितने भी पैसे हमने दिए थे, अब अगर हम अपने शेयर्स बेच दें तो हमें जो मार्केट की इसकी शेयर प्राइस है उसके हिसाब से हमें बहुत ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, मतलब हमारा प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर प्रमोटर्स अपना शेयर मार्केट में प्राइमरी मार्केट में बेचते हैं तो हम उसको बोलते हैं ऑफर फॉर सेल, यानी ये कंपनी के खुद के शेयर्स नहीं होते। तो ध्यान देने वाली बात ये है यहाँ पे कि वो चाहे आईपीओ हो चाहे एफपीओ हो, उस केस में कंपनी अपना खुद का शेयर बेचती है। लेकिन अगर ऑफर फॉर सेल की बात करें, जिसको ओएफएस भी बोलते हैं शॉर्ट में, वो क्या होता है, जो प्रमोटर्स हैं उनका शेयर होता है। तो अगर हमने इस लैंग्वेज में इसको रीड किया है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आईपीओ या फिर एफपीओ, इसमें जो शेयर्स सेल हो रहे हैं उसके प्रोसीड्स को, यानी उससे जो पैसे रेज हुए हैं वो जाएगी कंपनी के पास। लेकिन अगर हम ओएफएस की बात करें, ऑफर फॉर सेल की, तो इसके थ्रू जो फंड्स रेज होते हैं वो सीधे जाता है प्रमोटर के पास, ठीक है। तो कंपनी के पास जो पैसे रहेंगे वो हमेशा आईपीओ या फिर एफपीओ से आते हैं अगर हम प्राइमरी मार्केट में सेल की बात करें। लेकिन ऑफर फॉर सेल के थ्रू जो पैसा रेज होता है वो प्रमोटर के पास जाता है, वो कंपनी के पास नहीं जाता। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, एक्चुअली तीनों में क्या डिफरेंस है। ये दोनों, बल्कि ये तीनों अभी भी प्राइमरी मार्केट के ही पार्ट हैं। ये जो शेयर्स हैं वो प्राइमरी मार्केट में ही सेल हो रहे हैं, ठीक है। और तीनों में से जो फर्स्ट टू हैं आईपीओ और एफपीओ, इनका पैसा जाता है कंपनी के पास और ओएफएस का पैसा जाता है प्रमोटर्स के पास। तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है। ये बेसिक ऐसे कॉन्सेप्ट है जिसको आपने समझा, तो उसके बाद न्यूज़पेपर में क्योंकि मार्केट से रिलेटेड आर्टिकल्स हर रोज़ ही आते हैं, तो अगर आपको ये पता है कि कौन सी आर्टिकल आप इसके आईपीओ के ऊपर है, कौन सी ओएफएस के ऊपर है, कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप वो आर्टिकल्स को भी रीड कर पाओगे बेटर तरीके से। क्योंकि आर्टिकल्स के अंडर आप थोड़ा नोटिस करो तो वहाँ पे प्रमोटर्स और ऐसे ऐसे काफ़ी वर्ड्स लिखे होते हैं, तो बेटर वे में आर्टिकल्स को रीड करना है तो आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो आज के वीडियो का पर्पस यही था बस कि मैं आपको बहुत बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर पाऊँ कि आपको समझ में आए कि इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है। नो डाउट जब हम चैप्टर्स को रीड करेंगे तो उसमें कुछ आपको फैक्ट्स मिलेंगे, जो सेबी के नॉर्म्स हैं वो सब भी आपको देखने को मिलेगा, तो वहाँ से फिर आपकी प्रिपरेशन कॉम्प्रिहेंसिवली हो पाएगी, राइट। तो आज के वीडियो में इतना ही कंटेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।